लास्ट ईयर इंडियन मार्केट में फार्मर्स को उनके ग्रो की हुई पैडी का जो प्राइस मिला है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इस साल इंडिया में जो पैडी की खासकर बासमती की जो सोइंग है उसमें कुछ हद तक कमी आ सकती है। क्या इसका इम्पैक्ट आगे चलकर इंडियन बासमती मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है? एक्सपोर्ट इस साल कैसे रह सकते हैं? ओवरऑल इंडियन बासमती मार्केट और राइस मार्केट कैसा रहने वाला है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सऊदी अरब को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाले लामा राइस के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम में। सर, क्या देखते हैं आप, लास्ट ईयर जिस तरह का प्राइस मिला है इंडियन फार्मर्स को, इस साल क्या फार्मर बासमती की सोइंग से कुछ दूरी बना सकता है? देखिए, जो बासमती राइस है और जो परमल है, दोनों की जो मार्केट है वो अलग अलग है। समझने की कोशिश करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो परमल है उसे एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर देश में उपजवाती है। हर साल पैडी लगने से पहले सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर हो जाता है। फार्मर को ये मौका मिलता है कि जो अपनी इकोनॉमिक्स को उसके हिसाब से डाल ले, और जब वो मार्केट में उस चावल को लेके उस पैडी को लेकर आएगा तो गवर्नमेंट उसको उस भाव पर खरीद लेगी। इस साल गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस 60 रुपये बढ़ा दिया। अब ये पक्का है कि फार्मर को लास्ट ईयर के प्राइस के ऊपर 60 रुपये ज़्यादा मिलेगा। जो बासमती की मार्केट है उसको इंटरनेशनल मार्केट में जाके compete करना पड़ता है। एक तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है। पिछले 5 साल के अंदर इवोल्ड वैरायटी जो बासमती की आई हैं वो दूसरे प्रदेशों में भी हो सकती हैं। पंजाब, हरियाणा के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और आज तो ये सुनने में आया कि बिहार में भी, पटना के पास बिहार शरीफ में वो वैरायटीज़ लगाई जा रही हैं। एरिया बढ़ने के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए आपको कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं, यानी कि आपको कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है और कुछ पैसा भी लगाना पड़ता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का बासमती के अंदर रेशो लास्ट 3 साल से बिगड़ गया है। यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और उस प्रोडक्शन को बेचने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अगर आप अपीडा की फिगर्स को देखें तो बासमती का एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। यानी कि लास्ट ईयर सीज़न टू सीज़न ये करीब 4 मिलियन टन था। 4 मिलियन टन बासमती का एक्सपोर्ट ही हिंदुस्तान को पहले 2 कैटेगरी में लाके खड़ा करता है। इस साल शायद थाईलैंड नंबर 1 पर हो और इंडिया नंबर 2 पर। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स बासमती के आज भी बहुत ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट भी क्वांटिटी वाइज ज़्यादा हो रहा है। जब ये डिमांड एंड सप्लाई का प्रकृति का नियम बिगड़ता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्राइस पे आता है। एक कारण प्राइस का ये है। दूसरा, मिडल ईस्ट की अगर बात करें, जो कि हमारी मैक्सिमम जहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट होता है, बड़ी मार्केट्स हैं, वहाँ पर तेल का प्राइस कम होने से आदमी की जो परचेजिंग पावर है वो भी गिर गई है। एक तो सप्लाई ज़्यादा है और ऊपर से परचेजिंग पावर गिरी है, तो प्राइस जो है वो डाउन है। दूसरा कारण, डॉलर भी अब की बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। डॉलर भी 66 रुपये 75 पैसे से लेकर 68 रुपये 75 पैसे के बीच में रहा है। बीच बीच में डॉलर 68 टच करता है, 68 से ऊपर जाता है। उसमें भी डॉलर के हिसाब से जो रेट है वो कम है। मार्केट में डिमांड है, मार्केट में अभी भी क्वांटिटी है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स होंगे। ये सब चीज़ देखते हुए, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा हो गया, तो परमल और बासमती दोनों के लिए बिल्कुल फार्मर के लिए अपॉर्चुनिटी है। परमल में भी जा सकता है, बासमती में भी जा सकता है।
मानसून करीब 1 हफ्ता लेट है। मानसून लेट होने से एडवांटेज बासमती है। पंजाब लार्जेस्ट ग्रोअर है हमारा पैडी का भी और बासमती का भी। पंजाब गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है उसने फार्मर्स को कहा है कि वो इस साल कुछ हद तक अपनी जो बासमती की सोइयां है उससे थोड़ा हटकर पल्सेस या दूसरी क्रॉप्स की ओर शिफ्ट कर जाएं। तो क्या आपको लगता है इससे कुछ पंजाब में सोइंग कम रहेगी? देखिए, पंजाब का फार्मर बड़ा इंटेलिजेंट फार्मर है, हरियाणा का फार्मर भी उसके बराबर इंटेलिजेंट है, लेकिन जो पंजाब और हरियाणा के अंदर एज ऑन डेट ट्रेंड है वो 1 साल में बदला नहीं जा सकता। ये एरियाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सालों साल लगकर गेहूं और चावल की तरफ डाइवर्ट किया था ताकि देश को गेहूं का और चावल का इंपोर्ट ना करना पड़े, और कंट्री के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां भुखमरी थी, उससे पीछा छुड़ाया जा सके। ये काम हरियाणा और पंजाब ने सालों साल किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के कहने से या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के कहने से ये शिफ्टिंग 1 साल में तो नहीं होगी, इसको कम से कम 5 साल से ज़्यादा लगेंगे। इस साल हमने 15-16 की बात करें तो 4 मिलियन टन हमने एक्सपोर्ट कर दिया है बासमती। तो जो करंट फिस्कल है 16-17, इसमें क्या एस्टिमेट आपका? क्या ये बढ़ता जाएगा या फिर कुछ इसी लेवल के आसपास रहने का एस्टिमेट है आपका? देखिए, अभी भी ये राइस का जो एक्सपोर्ट है ऑर्गेनाइज एक्सपोर्ट नहीं है। अभी भी ये इंटेलिजेंट लोगों के हाथ में नहीं है। लोग छोटे छोटे फ़ायदे के लिए बड़ी बड़ी गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती है कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बड़ी मार्केट में संभाल के रखना। जो कंज्यूमर बासमती के लिए पे करता है उसको मिक्स की हुई बासमती नहीं मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसे कंट्रोल्स करने चाहिए कि जो हमारे कस्टमर्स 10-15 साल में बने हैं उसको हम बचा के रखें, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। जो लोग मिक्सिंग करते हैं उनके खिलाफ स्टेप्स लेने चाहिए, तभी ये जो प्रकृति ने हमको एक आइटम दी है बासमती राइस, उसको इंटरनेशनल मार्केट में एज ए इंडियन बासमती राइस खरीदने में कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिस दिन वो कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है, जहाँ जहाँ बरकरार रहता है, हमको प्राइस अच्छा मिलता है। से फॉर इन अमेरिका, से फॉर इन यूरोप एंड विद स्पेशल रेफरेंस टू सऊदी अरेबिया। एक बहुत बड़ी मार्केट जो लास्ट 2-3 ईयर्स में ग्रो कर रही थी। ईरान, वहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो मिक्सिंग की प्रॉब्लम थी, जिससे कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कम हो गया है। ये आइटम ऐसे आदमियों के हाथ में चली गई है जो किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके इसको ईरान में बेचते हैं और इंडिया का नाम खराब करते हैं। क्या एक्सपोर्ट के फिगर लग रहे हैं आपको क्रॉस करेंगे? जो 15-16 है 4 मिलियन टन का, इस साल कुछ उससे राइज कर सकते हैं? बिल्कुल, 2 रीज़न है जब आप अपनी किसी चीज़ को बढ़ाते हैं। जब आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो 2 चीज़ों का ध्यान किया जाता है। पहला ध्यान होता है कि क्या ये प्रोडक्शन बढ़ेगी। अगर कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ती है तो एक्सपोर्ट मार्केट भी बढ़ेगी। मुझे नहीं लगता कोई भी रीज़न, कोई भी गिमिक, कोई भी स्टोरी आज की डेट के अंदर ये प्रूव कर सके कि हिंदुस्तान में बासमती का प्रोडक्शन कम होगा। मेरे हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि मानसून की कंडीशन बड़ी फेवरेबल है। 3 साल के बाद ऐसा लगता है कि मानसून अपने पूरे उभार पर होगा। प्रकृति हमारे साथ होगी। जब प्रकृति का नियम है कि जब प्रकृति आपके साथ है तो आप भी फलते फूलते हैं, तो क्रॉप अच्छी होगी। दूसरी बात, लास्ट ईयर जो बासमती राइस का एक्सपोर्ट है वो लास्ट 2 ईयर्स के मुकाबले में ज़्यादा डिसिप्लिन था। बहुत कम खबर है मिक्सिंग की हैं,
अगर वो बैकग्राउंड लिया जाए, कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को देखा जाए, प्रोडक्शन को कैलकुलेट किया जाए, तो 100% इस साल बासमती का एक्सपोर्ट लास्ट ईयर से ज़्यादा हो। प्रोडक्शन की आप बात कर रहे हैं कि अच्छा मॉनसून प्रिडिक्टेड है, सारी चीज़ें फेवरेबल हैं। क्या प्रोडक्शन का फिगर बासमती का अगर हम बात करें 10 मिलियन टन या 100 लाख टन के आसपास हम देख सकते हैं इस साल? 80 to 90 मिलियन टन जैसे रहता है। देखिए, लास्ट ईयर भी अच्छा था, जबकि लोगों ने कहा कि बासमती का जो प्रोडक्शन है कम है। अगर आपने मेरे पहले इंटरव्यू को देखा हो, मैंने बोला था कि बासमती का प्रोडक्शन बिल्कुल कम नहीं है। वो आज बिल्कुल प्रूव हो रहा है कि बासमती का कोई प्रोडक्शन कम नहीं है। जिस बायर को जितनी क्वांटिटी चाहिए वो आज भी हिंदुस्तान से ले सकता है। किसी भी कीमत पर बासमती का प्लस इवोल्ड बासमती वेराइटीज़ का टोटल जो प्रोडक्शन है लास्ट ईयर से ज़्यादा होगा। एक्सपोर्ट मार्केट की अगर हम बात करें, सऊदी अरब हमारा सबसे बड़ा बायर है। आप सऊदी अरब को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिडिल ईस्ट की जो पॉलिसी है ओवरऑल, वो सऊदी अरब को लेकर उतना ज़्यादा फोकस नहीं जितना ईरान या कतर की तरफ ज़्यादा फोकस है। जैसे ईरान के साथ अभी पोर्ट को लेकर भी डील हुई है। क्या लगता है कि ईरान और सऊदी अरब जो मिडिल ईस्ट के दो बड़ी पावर्स हैं, उनमें हम थोड़ा शिफ्ट ईरान की हो रहा है, तो इससे कुछ हद तक सऊदी अरब को जाने वाला एक्सपोर्ट हट कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। सऊदी की मार्केट और ईरान की मार्केट दो डिफरेंट चीज़ हैं। सऊदी की मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड मार्केट है, वहाँ की पॉपुलेशन कम है ईरान के हिसाब से, और स्टेपल फूड बासमती राइस है। सऊदी अरब की मार्केट पिछले लास्ट 3 डिकेड्स में डेवलप हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एफर्ट्स किए हैं, इंडिविजुअल एक्सपोर्टर्स ने भी बहुत एफर्ट्स किए हैं। ब्रांडिंग इंडियन बासमती की हो चुकी है। सऊदी अरेबिया के अंदर जो माल बिकता है वो ब्रांड ओनर्स के दम पर बिकता है। ब्रांड ओनर्स बासमती राइस को, इंडियन बासमती राइस को प्रमोट करते हैं। जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान की अभी भी मार्केट पूरी तरीके से सैचुरेटेड नहीं है। पॉपुलेशन ईरान में ज़्यादा है। ईरान के लोग जो इवोल्ड वैरायटी खाते हैं, वो इवोल्ड वैरायटी सऊदी अरेबिया में कम खाई जाती है। ईरान की जो मार्केट है वो इस समय प्राइस कॉन्शियस मार्केट है, और सऊदी अरेबिया की जो मार्केट है वो क्वालिटी कॉन्शियस मार्केट है। अभी ईरान के अंदर ब्रांडिंग प्रोसेस चल रहा है। इंडियन ब्रांड ओनर्स का वहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट्स करने से ये मार्केट जो 2 साल पहले डिस्टर्ब हो गई थी, दोबारा से खड़ी हो सकती है, और फ्यूचर के अंदर ईरान की मार्केट, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, सऊदी अरब से बड़ी मार्केट होगी। चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है राइस का। बेशक बासमती का ना हो, लेकिन राइस का वो सबसे बड़ा इंपोर्टर है। इस टाइम इंडियन गवर्नमेंट के जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, वो कुछ हद तक चाइना को हम नीचे करने में सक्सेसफुल हुए हैं। क्या ये पॉलिसी जो है इंडियन गवर्नमेंट की फोर्स कर सकती है चाइना को कि इंडिया से भी वो कमोडिटीज़ का इंपोर्ट बढ़ाए? अगर बढ़ाता है, क्योंकि वो लार्जेस्ट इंपोर्टर है राइस का, तो क्या बासमती के लिए एक चांस हो सकता है वहाँ पे? देखिए, चाइना की जो मार्केट है वो ओपन मार्केट नहीं है। चाइना की जो मार्केट है वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसी पे काफ़ी डिपेंड करती है। फूड हैबिट्स जो चाइना की हैं, उसके हिसाब से हमारा राइस वहाँ पर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होना मुश्किल काम है। वो लोग सस्ता चावल खाते हैं, और उसके अंदर जो खाने का तरीका है वो स्टिक से है। उसके अंदर जो चावल है, उसके वो जो चावल है वो आपस में स्टिक करने वाला चावल है। हमारे जो चावल हैं ज़्यादातर खरीफ क्रॉप के जो चावल हैं
वो सब चावल आपस में चिपकते नहीं हैं। कुछ चावल हमारे पास हैं रबी क्रॉप्स के जो वहाँ पर चाइना में एक्सेप्ट हो सकते हैं, लेकिन चाइना की जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट के लोग डिफाइन करते हैं, ओपन मार्केट नहीं है। मेरा मानना यह है कि चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करने से अच्छा है कि हम लोग इराक, ईरान और मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ मेहनत करें। वो ओपन मार्केट्स हैं, डॉलर की कोई प्रॉब्लम नहीं है मिडल ईस्ट के अंदर, एलसी आराम से खुलती हैं। ये सब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बैठ के एक पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि जिसमें दोनों कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, यानी हमारे एक्सपोर्टर को और इम्पोर्टर को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। अभी इम्पोर्टर हमको चीट करता है तो यहाँ कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, हम इम्पोर्टर को चीट करते हैं तब भी यहाँ कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। तो इट इज़ ओपन फॉर ऑल। जैसे नूरा कुश्ती होती है, जो जीत गया ठीक है, नहीं तो दोबारा लड़िए। ये जो चीज़ है, अब ये मार्केट, अब ये मैच्योर मार्केट बननी चाहिए। इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट फार्मर को जब ही मिलेगा जब कोई ऐसी स्ट्रांग पॉलिसी बने जिसमें कि एक्सपोर्टर, इंपोर्टर और फार्मर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। बांग्लादेश 2 साल पहले नॉन बासमती राइस का सबसे बड़ा बायर था। करीब करीब 12 लाख टन से ज़्यादा उसने 14-15 में इंडिया से परचेज किया था, और वही उसकी परचेज 15-16 में घटकर 2 लाख 2.5 लाख टन के आसपास रह गई है। नॉन बासमती राइस के जो बड़े बायर है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, फिलीपींस भी थोड़ा बहुत जाता है। वहाँ पे जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका ने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा दी हैं और उससे काफ़ी हद तक इंडियन जो एक्सपोर्ट है नॉन बासमती का वो हर्ट हुआ है। इस साल कह रहे हैं कि और कम हो सकता है। तो इंडियन ओवरऑल राइस मार्केट के लिए नया मार्केट कहाँ से निकल सकता है? जैसे इन देशों से जो कंसर्न बने हुए हैं, इनके अलावा नया मार्केट कहाँ से निकल सकता है? देखिए, जब बांग्लादेश का मार्केट, श्रीलंका का मार्केट या आसपास के और छोटे कंट्रीज़ का राइस जहाँ पर खाया जाता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ कोई राइस एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन बनना चाहिए। अभी जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को देखती है, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को भी देखती है, बड़े प्रोडक्ट्स को भी देखती है। मैंने कहा ना, अभी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के साथ बैठकर राइस खरीद सके या राइस बेच सके गवर्नमेंट को। दूसरे कंट्रीज़ में ये चीज़ है कि वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जाके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं या पार्टिसिपेट कराते हैं। हमारे यहाँ भी एक दफ़ा चला था ऐसे, अटल जी के टाइम पर एफसीआई के पास बहुत सारा चावल था, वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लोगों को दिया सब्सिडाइज रेट्स पर, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, मार्केट बहुत ग्रो कर गई। फिर धीरे धीरे करके जब मार्केट फोर्सेस पर ये सब चीज़ छोड़ दी गई तो उस कंपटीशन में हम लोग नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ग्राउंड लेवल पर बहुत टैक्सेस हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल की अगर बात करें तो इंडोनेशिया के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही डील के लिए एक बात चल रही है। करीब 10 लाख टन वो इंडिया से इंपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। और ये क्या लगता है आपको, ये बड़ा बूस्ट दे सकता है? इन फ्यूचर भी इंडोनेशिया का बड़ा मार्केट क्रिएट हो सकता है? ये हर बार मैंने जैसे आपको बताया, ऐसे टेंडर्स निकलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ ऑफिसर्स जाते हैं, बातचीत चलती है, पर मैच्योर नहीं होती। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आपको राइस कॉरपोरेशन टाइप की कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चीज़ होनी चाहिए जिसमें ऑफिसर्स आंसरेबल होने चाहिए कि भाई आपने इतने लाख टन करना था प्राइवेट ट्रेड के साथ, वो क्यों नहीं हुआ? अभी तो किसी की जवाबदेही है ही नहीं, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। सर, लास्ट प्राइस को लेकर आपका क्या व्यू है बासमती को लेकर? आने वाले टाइम में कुछ इम्प्रूव हो सकता है? जैसे मैंने आपको बताया, डिमांड एंड सप्लाई का लॉ है, नेचर का लॉ है। अभी भी डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हैं। जो लोगों ने वेयर हाउसिंग फाइनेंस कराई हुई है वो बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। बैंकर्स ने बहुत ज़्यादा पैसा वेयर हाउसिंग फाइनेंस में लगाया है।
सीज़न जो आप मेरे से बात कर रहे हैं सेकेंड वीक ऑफ जून है, थर्ड वीक ऑफ जून से अच्छी बुआई चालू हो जाती है, ऐसा माना गया है राइस के अंदर कि जो बुआई चालू हो जाती है तो प्राइस बढ़ने का कोई चांस नहीं। तो आपको नहीं लग रहा कि आगे 5 महीने 6 महीने तक इसके प्राइस में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी? नो। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।